तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करेंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कर्नाटक का कौन सा सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बनने को तैयार है। तो जुलाई 2021 में कर्नाटक के मल्लेश्वरम में एक सरकारी हाई स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का पहला सरकारी स्कूल बनने को तैयार है। मल्लेश्वरम स्कूल के छात्र 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 75 उपग्रहों को लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसे इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा। किसकी मदद से लॉन्च किया जाएगा? इसरो की मदद से। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो के सिवान इसरो के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक सरकार ने एक और आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है और उस आवास योजना के तहत 2 साल में 9 लाख से ज़्यादा घर बनाने का निश्चय किया है। मतलब कर्नाटक सरकार ने कितने घर बनाने का निश्चय किया है? 2 साल में 9 लाख से ज़्यादा, 9 लाख प्लस घर बनाने का निश्चय किया है, जिसके तहत सरकार की आवास योजनाओं अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 1.75 लाख रुपए और अन्य श्रेणी के लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक 6,200 करोड़ रुपए चरणबद्ध तरीके से जारी किए गए हैं। तो कर्नाटक के बारे में 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि कर्नाटक में देश का पहला हाई स्कूल बनने जा रहा है, जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा, और दूसरा कि कर्नाटक सरकार आने वाले 2 सालों में 9 लाख घर बनाने का भी निर्णय लिया है। अब कर्नाटक की बात आ ही गई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के CM हैं। और कर्नाटक की नए नवेली राज्यपाल कौन है? यानी कर्नाटक के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जो कि बने हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। अब नए राज्यपाल की बात आई है तो मैं आपको उन सभी राज्यपाल को रिपीट करा देता हूं जो कि प्रेजेंट टाइम में बनाए गए हैं। तभी 8 राज्यपाल चेंज किए गए हैं, यानी कि 8 स्टेट का राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिनमें 4 तो राज्यपाल ऐसे हैं जो नए नियुक्त किए गए हैं और 4 की अदला बदली की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको नए नियुक्त राज्यपालों के बारे में बता दूँ तो सबसे पहला आपका जो स्टेट आता है वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश अर्थात MP। तो MP के राज्यपाल कौन बने हैं? तो मंगू भाई पटेल MP के राज्यपाल बने हैं। फिर दूसरा स्टेट आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटक में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जो कि थावरचंद गहलोत बने हैं। फिर तीसरा स्टेट आता है आपका हिमाचल प्रदेश और इसके राज्यपाल बने हैं राजेंद्र आर्लेकर। इसके राज्यपाल बने हैं हिमाचल प्रदेश के। और चौथा स्टेट आपका आता है मिजोरम और मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिबाबू कंबपति। मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अब 4 स्टेट बच जाता है जिनके राज्यपालों की अदला बदली की गई है। तो सबसे पहला स्टेट इनमें है त्रिपुरा और त्रिपुरा के राज्यपाल बनाया गया है सत्यदेव आर्य को। दूसरा स्टेट है आपका झारखंड और झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है रमेश बैस को। फिर तीसरा स्टेट है आपका हरियाणा और हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है बंडारू दत्तात्रेय को। और फिर चौथा स्टेट है आपका गोवा और गोवा का राज्यपाल बनाया गया है श्रीधरन पिल्लई को। गोवा का राज्यपाल किसे बनाया गया? श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 8 राज्यपाल चेंज किए गए हैं और 4 में नए नियुक्त किए गए हैं, 4 की अदला बदली की गई है। तो इन आने वाले एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है, जो कि यह राज्यपाल जो कि चेंज किए गए हैं 8 स्टेट के। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर।
तो प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि जुलाई 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ मनु साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मनु साहनी ने। और इसके जगह पर जोएफ एलार्डिस को नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि आईसीसी बोर्ड के साथ मिलकर काम करने वाली लीडरशिप टीम द्वारा समर्थित है। साहनी ने 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद 2022 तक के कार्यकाल के लिए डेव रिचर्डसन की जगह ली थी, जो कि इसके पहले सीईओ थे आपके मनु साहनी के पहले। लेकिन अब जो नए सीईओ बने हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है आपको जोएफ एलार्डिस। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जोएफ, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जोएफ एलार्डिस अब नए सीईओ बने हैं, और छोड़े कौन है? मनु साहनी छोड़े हैं। और वह सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओ हैं, और उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट के प्रबंधन निदेशक के रूप में भी कार्यक्रम किया है। कौन? जोएफ एलार्डिस, जो कि नए सीईओ बने हैं आईसीसी के। अब आईसीसी की बात आई है, तो मैं आईसीसी के बारे में आपको बता देता हूं कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके केबीसी में पूछा गया था, केबीसी में पूछा गया था आपका आईसीसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आपके आईसीसी में यह दूसरा सी का क्या अर्थ होता है। तो सिंपल सा अर्थ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दूसरा सी का अर्थ है, पहला सी का अर्थ है आपका क्रिकेट। लेकिन एक और प्रश्न था आपका बीसीसीआई में दूसरे सी का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बीसीसीआई में दूसरे सी का क्या अर्थ है। यह आपका प्रश्न आपके एसएससी में एग्जाम में पूछा गया था कि दूसरे सी का क्या अर्थ है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो हमें क्या लग रहा है कि कंट्रोल फॉर क्रिकेट इस दूसरे सी का अर्थ है, लेकिन क्रिकेट बाद में, लेकिन इसका अर्थ है कंट्रोल। दूसरे सी का क्या अर्थ है? कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, लेकिन बीसीसीआई में दूसरे सी का अर्थ पहले वाले सी का मीनिंग है, मतलब कंट्रोल है इस दूसरे सी का अर्थ। तो यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तब आईसीसी की बात कर रहे थे तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई, जहाँ पे आपका आगामी आईपीएल और आगामी T20 विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फिर इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है आईसीसी के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि हर साल जारी किया जाता है, उसके अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है? तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है, और इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्चतम स्थान दिया गया है। जापान को सर्वोच्चतम स्थान दिया गया है। और इसके बाद सिंगापुर को दूसरा, और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116वां एवं आखिरी स्थान पर विराजमान है। सीरिया, इराक और पाकिस्तान भी हैं। और वहीं भारत की अगर बात करें इस लिस्ट में, तो भारत का स्कोर है 19th, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना नंबर का है? तो भारत का स्थान है 90 नंबर का। और टॉप पे कौन सा रहा है? तो टॉप पे आपका जापान रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला ने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन? हाशिम आमला ने। अब यहाँ पे फिर से क्रिकेट की बात आ गई है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हाल ही में आयोजित किया गया था, उसके विजेता कौन रहे हैं? तो न्यूजीलैंड इसके विजेता रहे हैं।
और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसे दिया गया, तो काइल जेमिसन को मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया। और वहीं अब बात करें, मैंने आपको एक और प्रश्न कराया था कि जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई थी बल्लेबाजों की, उसमें नंबर 1 पे कौन रहा है, तो न्यूजीलैंड के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कप्तान आपके केन विलियमसन इस रैंकिंग में नंबर 1 पे रहे हैं, बैटिंग टेस्ट रैंकिंग बैटिंग में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। एएफसी ने कहा कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम को 3 में से 1 स्टेडियम के रूप में चुना जाएगा, जहां एएफसी महिला एशियाई कप 2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यह खेल की ही बात आ गई है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे मंत्रिमंडल चेंज हुए हैं, तो खेल मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो मंत्रिमंडल चेंज हुए उसमें हमारे जो खेल मंत्री बने हैं वो बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मंत्रालय भी सौंपा गया है अनुराग ठाकुर को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। जुलाई 2021 में पहली बार भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाणित मदुरई जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूलों को तमिलनाडु से निम्नलिखित में से किस देश को निर्यात किया गया है। तो पहली बार भौगोलिक संकेत प्रमाणित मदुरई जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूलों को 8 जुलाई 2021 को तमिलनाडु से अमेरिका और यूएई को निर्यात किया गया है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अन्य फूलों में बटन रोज, लिली, चमंथी और गेंदा शामिल है। फूल तमिलनाडु के नीलकोट्टई, डिंगगुल और सत्यमंगल को कोयम्बटूर स्थित बेगार्ड एक्सपोर्ट द्वारा मंगवाए गए थे। कहाँ में? तमिलनाडु के जीआई टैग प्राप्त कौन से फूल? जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूल मदुरई जैस्मिन। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मदुरई जैस्मिन का संबंध किस स्टेट से है। तो मदुरई जैस्मिन का संबंध तमिलनाडु से है आपका, और इसे ही जीआई टैग प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है कि जुलाई 2021 में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारतीय अर्थशास्त्री कौन? भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को। किसे? कौशिक बसु को जुलाई 2021 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? कौशिक बसु को। आपको बता दें कि उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्सबर्ग में ब्रुसेल्स लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हैम्सबर्ट शेफर द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया था। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात आई तो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के प्रेजेंट टाइम के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आपको बता दें कौशिक बसु भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के भी प्राप्त करता है, और इन्हें ही हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे अवार्ड की बात आ गई है, तो अभी रिसेंटली में जो अवार्ड का वितरण हुआ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि टॉप थिंकर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो के शैलजा को टॉप थिंकर का अवार्ड दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 51वां मतलब कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो शकुंतला हरकेसी को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 55वां था वह किसे प्रदान किया गया था? तो
अक्युतम अच्युतम नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां प्रदान किया गया था। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अक्युतम अच्युतम नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के कुछ महीने बाद यानी कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार ही पूछ सकता है कि वह ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उसके कुछ दिनों के बाद निधन हो गया। तो उनका नाम था अक्युतम अच्युतम नंबूदरी नाम के व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको याद रहने चाहिए। रिसेंटली में जितने भी अवार्ड मिले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वीडियो को रिवाइंड करके हर एक अवार्ड को लिखकर याद कीजिए। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय सेना ने नियंत्रक रेखा यानी LOC जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है के पास किस शहर में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। तो भारतीय सेना के नियंत्रक रेखा LOC के पास गुलमर्ग में, कहाँ पे, गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान मौत हो गई थी। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया एक आक्रमण था। और वहीं बात कर ले भारतीय सेना की बात आई है तो आपको बता दें कि अभिनेत्री विद्या बालन ने कश्मीर के गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज के रूप में एक और उपलब्धि प्राप्त की है और अभिनेत्री विद्या बालन का नाम उस फायरिंग रेंज के नाम पे रख दिया गया है, जिसका नाम उनके नाम पे रख दिया गया, यानी कि सैन्य फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन रेंज कर दिया गया है। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का मैं आपके बारे में बताता हूँ कि विद्या बालन फायरिंग रेंज तो इन्हें अब नाम दे दिया गया और उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस में भी शामिल होने वाले 395 नए आमंत्रित में से एकमात्र अभिनेत्री बन गई है विद्या बालन। तो किस फायरिंग रेंज का नाम बदलकर विद्या बालन फायरिंग रेंज कर दिया गया? तो गुलमर्ग में सैन्य फायरिंग रेंज के नाम के रूप में विद्या बालन फायरिंग रेंज का नाम बदल दिया गया, जिसे भारतीय सेना ने यह नाम परिवर्तित किया है। अब भारतीय सेना की बात आई है तो सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसे ही सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। और अभी इस टाइम के प्रेजेंट टाइम के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो रामनाथ कोविंद हमारे प्रेजेंट टाइम के सर्वोच्च सेनापति हैं। और हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हमारे प्रेजेंट टाइम के वायुसेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह हमारे नौसेना अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवारे हमारे प्रेजेंट टाइम के थल सेना अध्यक्ष है। और भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए भारतीय सेना के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि जुलाई 2021 में जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में देखा गया? तो जुलाई 2021 में जीका वायरस का पहला मामला केरल राज्य में देखा गया, जिसे 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला है, जिसका नाम जीका वायरस बताया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले भी देखने को आए हैं सामने में। वहीं अगर बात कर ले कि महिला में लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और शरीर पर लाल निशान भी शामिल है इस जीका वायरस के लक्षण में। तब यह केरल में पाया गया है। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले केरल की कैपिटल कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। केरल के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? तो पिनाराई विजयन केरल के प्रेजेंट टाइम के CM है। और केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ अल खान केरल के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अब केरल की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि केरल हाल ही में OTT योजना शुरू करने जा रही है, जिसे ओवर द टॉप योजना का नाम दिया जाता है। और इनका कहना है केरल वालों का कि जो यहाँ पर तमिल में फिल्में बनती है, पिक्चर्स बनती हैं, उनमें बड़े एक्टर्स की तो पिक्चर्स नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे आ जाती है, लेकिन छोटे एक्टर्स की पिक्चर नहीं आ पाती है, जिनसे वहाँ के लोगों को असुविधा होती है देखने में। तो इसी कारण OTT एक मंच तैयार किया जा रहा है जहाँ पे आप सभी फिल्मों को देख पाएंगे केरलवासी तमिल भाषा में।
वहीं अगर बात कर ले तो केरल सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की भी शुरुआत की है। और मालाबार तट किससे संबंधित है? तो मालाबार तट भी आपका केरल से संबंधित है। और मालाबार तट पर कौन सी परियोजना है? तो सिल्वर लाइन परियोजना प्रोजेक्ट परियोजना मालाबार तट पर स्थापित की गई है। और वहीं केरल की बात कर ले तो केरल की जो डांस है कथकली और मोहिनीअट्टम केरल की फेमस डांस है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरल में ही पाए जाते हैं। तो इतनी बातें केरल के बारे में जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 10 है कि ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लस नामक एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? तो हर मिनट 11 लोग भूख से मारे जाते हैं। और दुनिया भर में अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वालों की संख्या 2020 में 6 गुना बढ़ गई है, जो कि कोविड-19 की वजह से बढ़ी है। ऑक्सफैम ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट में बताया कि अकाल से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से अधिक है, जिससे प्रति मिनट लगभग 7 लोग मरते हैं। यानी कोविड-19 से जितने लोग नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग अकाल से मर रहे हैं, मतलब भूखमरी से मर रहे हैं। और अभी जो आंकड़ा आया है उसमें भूखमरी से मरने वाले लोग 1 मिनट में 11 लोगों की मृत्यु हो रही है। दुनिया भर में 155 मिलियन लोग अब खाद्य असुरक्षा के संकट के स्तर में जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। या अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अपने कल के करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।